Hello dear students, your study platform is Mehta College and now we start solvation energy देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास में सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो एक्चुअल में क्या है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्वेशन एनर्जी को, मेंशन कीजिए सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा। अब देखिए सॉल्वेशन एनर्जी को पूरा डिटेल में समझना, बात को समझना कि तुम्हारे पास में क्या है। ये जो धातु जो लवण होते हैं, जो मेटल सोल्ट है तुम्हारे पास में, मेटल जो सोल्ट है, धातु लवण है, इनकी रिएक्शन मान लीजिए आपने सॉल्वेंट के साथ में करवाई। सबसे पहले तो विलायकन ऊर्जा होगी क्या भाई, आप लोग देखिए कि इसको थोड़ा हम यूँ समझ सकते हैं कि ये विलायकन ऊर्जा आपको आती भी है। आप क्या कीजिए कि समझना, आपको केमिस्ट्री तो कुछ नहीं, केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल आप क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए या घर पे कोई एक पतीला लीजिए, एक पात्र लीजिए और उसके अंदर क्या डाल दीजिए, रेत को डाल दीजिए। आप क्या देखोगे, वो क्या रेत क्या डिजोल्व हो रही है कि उसके अंदर, वाटर के अंदर नहीं होगी। या आप क्या डालोगे भाई, उसके अंदर पत्थर डाल दीजिए, स्टोन डाल दीजिए, क्या वो डिजोल्व हो पाएगा? नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अभी हमें केमिस्ट्री नहीं आती है, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, लेकिन उसके अंदर नमक डाल दीजिए आप, और नमक डालोगे तो वो नमक क्या हो जाएगा, वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अरे ये तो क्या हो गया, चमत्कार हो गया। फिर इसका मतलब हमें केमिस्ट्री नहीं आती है, अभी तक हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आपने क्या देखा कि भाई आपके पास में, आपके मन में ऐसी जिज्ञासा उठनी चाहिए कि यार ये पत्थर क्यों नहीं उगला, नमक घुल रहा है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर पत्थर क्यों घुलेगा, ये तो सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो NaCl क्या है भैया, ये भी सॉलिड है। NaCl क्या है, ये भी सॉलिड है। अरे ये भी तो पत्थर टाइप ही तो आता है। अब तुम तो क्या है, घर में ऐसे देख लेते हो कि भाई ये तो रेतीला सा होता है। तो ये लो किसी ने, भाई ये जो नमक है आपने देखा होगा, ये क्या है, जो नमक के आते हैं ऐसे पत्थर आते हैं नमक के भी। अरे बात समझ, हाँ तुम्हारे पास में इनकी फेस दोनों की सेम कर देते हैं। ये लो, इस पत्थर को भी क्या कर देते हैं, रेतीला बना देते हैं। क्रशर करके इसको भी क्या है, रेतीला बना देते हैं। तो रेतीला बनाने की जरूरत क्या है तुम्हारे को, जो बजरी है आप लोगों की, पानी में बजरी को डाल दीजिए, कंकड़ कंक्रीट डाल दीजिए। अब आप क्या देखोगे कि यार ये नमक क्यों घुल रहा है, तो हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, अच्छा बस हम क्या सोच लेते हैं, बस घुल गया होगा, घुला होगा, ऐसे घुल गया होगा, पर ऐसा नहीं है। अब यार एक बात बताओ, आपने नमक को घोलने के लिए, बात को समझना, नमक को घोलने के लिए आपने इसको कोई एनर्जी भी नहीं दी है। नमक को घोलने के लिए आपने यहाँ पर क्या कोई एनर्जी दी क्या? ये तुम्हारे पास में बीकर है, इस बीकर के अंदर कौन है, बात को समझना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छा सा डिटेल में समझाऊंगा। ये है, ये कौन है तुम्हारे पास में, ये है वाटर। आपने इसमें क्या डाला, NaCl डाल दिया। ये NaCl है, मान लीजिए NaCl जैसे ऐसे इस फॉर्म में है, ये लो, ठीक है ना। NaCl आपने इसमें डाला, ये क्या गया है यहाँ पर, ये NaCl जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अभी आपको NaCl दिख रहा होगा, ये लो, ये जो जा रहा है इसको मैं ब्लैक से बता देता हूँ। ये देखिए, ये NaCl है। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है चारों तरफ, क्या है, ये NaCl हो गया। आई बात समझ, ये जैसे मैंने NaCl डाला, ये थोड़ा NaCl मुझे दिख रहा है,
लेकिन थोड़ी देर बाद में आप इसको लुक करोगे तो देखिए आपके पास में जो पहले फॉर्म थी ना वैसे की वैसी आपको नजर आएगी। यदि किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है तो घर पे ऐसे करके देख लेना बेटा। नमक को आप जब स्टार्टिंग में डालोगे उसके कुछ देर बाद में जब आप उसको देखोगे तो आपको जो पानी आपने लिया था वैसा का वैसा ही आपको फील होगा। तो अब समस्या ये है कि यार ऐसा हुआ क्या होगा यहाँ पर, ऐसा क्या हो गया होगा कि इससे क्या है ये जो तुम्हारे पास में ये नमक तो घुल गया यार, ऐसा क्या प्रोसेस हुआ जबकि आपने तो यहाँ कोई एनर्जी भी नहीं दी। उसी एनर्जी के ऊपर आऊंगा, आपने तो यहाँ कोई एनर्जी दी नहीं, फिर ऐसा क्या हो गया यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास में क्या होता है, ये जो NaCl है, ये जो NaCl है तुम्हारे पास में, ये NaCl क्या है भाई, ये सोल्ट ही तो है। कौन है, सोल्ट है। और हमें पता है कि जो सोल्ट होते हैं, हिंदी में इसको लवण बोलते हैं, जो सोल्ट होते हैं इनकी यदि हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दें ना, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दें तो ये ध्यान देना, ये सोल्ट क्या करते हैं अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। आयनों में क्या है, आयंस में क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na+ में, और किस में, Cl- में। भाई वो बात तो ठीक है कि ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो कन्वर्ट होते हैं ये भाई टूटा कैसे, कैसे आपने यहाँ पे इनको एनर्जी मिली, क्योंकि ध्यान देना किसी भी आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए क्या देना पड़ता है, लैटिक्स एनर्जी। तो फिर ऐसा ही लैटिक्स एनर्जी हमने तो दी नहीं, फिर ये आई कहाँ से रही लैटिक्स एनर्जी, हमने तो लैटिक्स एनर्जी इसको दी नहीं। यानी कि तुम्हारे पास में कौन सी, जालक ऊर्जा। किसी भी लवण को तोड़ने के लिए, किसी सॉलिड को तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लैटिक्स एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब आपने लैटिक्स एनर्जी दी नहीं, फिर ये टूटा कैसे, ये भी मन में डाउट है। दो क्वेश्चन हो गए कि ये डिजोल्व क्यों हो रहा है, ये टूट क्यों रहा है, ये सॉल्वेशन एनर्जी क्या है। तो इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा एक डायग्राम से, देखना भैया। इन सब चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो भी आपके मन में अब ये डाउट क्या है जनरेट हुए हैं, जो डेवलप हुए हैं ये डाउट, उनको हम क्लियर करते हैं। देखो कैसे, कि हमें पता है कि तुम्हारे पास में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये NaCl, और इस NaCl की आपने रिएक्शन करवाई। ध्यान देना इसको लिखेगा कोई नहीं, पहले मैं थ्योरी लिखाऊंगा, बाद में इसको समझाने के बाद में। इस NaCl की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई तो ये क्या बनेगा, Na+ प्लस क्या, Cl-। आपका तो ये फॉर्म दिख रही है। अब इसको डिटेल में देखिए और देखना क्या देखना आपको। ये तुम्हारे पास में कौन है, NaCl सॉल्ट है। ये जो है इसे आप क्या बोलोगे, ये है NaCl सॉल्ट, NaCl लवण है, ये NaCl सॉल्ट है, यही तो है NaCl। जो तुम्हारा नमक है वो इसी फॉर्म में तो होगा। अब क्या है, जब आपने इससे वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई तो ध्यान देना, पहले इस वाटर की नेचर समझिए। आप इस वाटर की नेचर समझिए कि जब आपने वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई तो ध्यान देना, ये वाटर यही तो होता है जिसमें ये जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे तो अब यहाँ पर ये जो सोल्ट है इनमें क्या है, एक तो है Na+ और एक Cl- है। अच्छा भला ये क्या है, आराम से अपना लाइफ क्या है स्पेंड कर रहा था
ये वाटर साहब, इसकी ज़िंदगी में ये कौन आ गया? वाटर आ गया। आई बात समझ? देखना फिर होगा क्या यहाँ पर, ये वाटर आएगा तो इस वाटर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो यहाँ पर इस वाटर और नेगेटिव, यानी कि ये जो तुम्हारे पास में, बात को समझना, ये जो तुम्हारे पास में जो सोल्ट के क्या है? आयन है। इन आयन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन से, ये अट्रैक्शन होता जाएगा, ये जो आकर्षण होगा, इस आकर्षण से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिलीज होगी, कुछ ऊर्जा का क्या है? उत्सर्जन होगा। ये अट्रैक्शन होंगे जहाँ जहाँ भी हैं, इनको मिलेंगे भाई। ये तो 2D के अंदर अपन बता रहे हैं, ऐसे तुम्हारे पास में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और यहाँ से कुछ एनर्जी का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और वो जो एनर्जी होगी इस अट्रैक्शन से, ये क्या है? हम क्या बोल सकता हूँ कि ये जो अट्रैक्शन है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड H2O मॉलिक्यूल। और ध्यान देना, इस अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड H2O मॉलिक्यूल, इस अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, बात को समझना, उसे बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे जैसे ये अट्रैक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जो रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन्वॉल्व होगी, ध्यान देना। आप देखो, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? इन्वॉल्व होगी इन बॉन्ड ब्रेक में, इन्वॉल्व इन बॉन्ड ब्रेक। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस में इन्वॉल्व होगी? बॉन्ड ब्रेक में इन्वॉल्व होगी। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक में इन्वॉल्व होगी तो इस एनर्जी को क्या नाम दिया गया जाएगा? लैटिक्स एनर्जी। यानी कि इसे क्या दिया नाम जाएगा? लैटिक्स एनर्जी। इन्वॉल्व इन बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि जो लैटिक्स एनर्जी नाम दिया जाएगा। और ये क्या करेगा? ये जो तुम्हारे पास में बॉन्ड बने हुए हैं, इन बॉन्ड को धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? ये ब्रेक करते जाएंगे। भैया थ्योरी तो लिखवा दूंगा, लेकिन इसको समझ लेना अच्छे से। क्या हुआ? अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड H2O मॉलिक्यूल, देन क्या है? एनर्जी जो रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन्वॉल्व होगी किसमें? बॉन्ड ब्रेक में। तो जो बॉन्ड ब्रेक में एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो इस हाइड्रेशन एनर्जी को क्या बोल देंगे? पर लैटिक्स एनर्जी। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लैटिक्स एनर्जी में। और ये जो एनर्जी है लैटिक्स एनर्जी, ये क्या करेंगी? इनके बॉन्ड का क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अब जब बॉन्ड का ब्रेक होगा, बात को समझना, बॉन्ड का जब ब्रेक हुआ, बॉन्ड जब टूटा, बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। और जब बॉन्ड टूटा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? एक तो तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है? Na प्लस। कौन है? Na प्लस। ये बॉन्ड टूटा तो एक तो आयन ये बना, ठीक है जी। थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। एक तो तुम्हारे पास में कौन आ गया? Na प्लस आ जाएगा। एक तो ये आयन आएगा और एक तुम्हारे पास में कौन आएगा? Cl माइनस आयन आएगा। कौन आयन आएगा? Cl माइनस आयन आएगा। यही तो दो आयन आएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के बाद में ये दो आयन बनेंगे। और ये जो दो आयन बनेंगे, इनके चारों ओर इस Na प्लस के चारों ओर कौन होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल होगा। कौन होगा? वाटर मॉलिक्यूल होगा। ये इनमें अट्रैक्शन मिलेगा।
यानी कि ये जो तुम्हारे पास में Na+ है, ये H2 की जो कैविटी है, जो इन्होंने कैविटी बना रखी है, उसमें Na+ जाके फंस जाएंगे। ऐसे कि ऐसे ये जो तुम्हारे पास में Cl- है, इसमें भी यही कहानी होगी। ठीक है, ये भी क्या है, ये क्या है, पार्शली क्या होता है, ये नेगेटिव, ये भी पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव। यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन होगा, देखिए ये अट्रैक्शन हो रहा है, और ये जो अट्रैक्शन हुआ तो ध्यान देना ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव। आर्यवासी, यस या नो? तो ये बना लीजिए, ये इतना प्रोसेस होगा, ये बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये बुक में नहीं दे रखा है, मैंने आप लोगों को करवाया है। यहाँ पे एग्जाम में ज़रूर बना के आना, यदि सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, ऐसे पूरा बना के आना, एक बार बना लीजिए। मैं बनाने का थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, बना लीजिए इसको। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसकी जो मैजिक यहाँ पर हुआ है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या मैजिक रहा है यहाँ पर कि आपने तो कोई एनर्जी नहीं दी है, अपने आप ही क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही थी, और वो एनर्जी किस में काम आ गई, किस में कन्वर्ट हो गई, लैटिक्स एनर्जी में, जिससे क्या है तुम्हारी NaCl उनके बीच के बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। और ये जो तुम्हारे पास में वाटर है, वाटर के बीच में क्या है, कैविटियाँ बनी हुई हैं। वाटर जो है वो जाल बनाएगा और उस जाल में क्या जाके फंस जाएंगे, उन कैविटियों में कौन फंस जाएंगे, Na+ और Cl-। बना लीजिए एक बार इसको। अच्छा, बनाने से पहले थ्योरी तो लिख लीजिए, थोड़ी सी थ्योरी लिखिए इसमें, फिर बना लेना। थ्योरी लिखना, द अमाउंट, या किसी ने बना भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे थ्योरी लिख लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy, the amount of energy that is released, the amount of energy that is released, the amount of energy that is released when attraction of या ऐसे लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन अट्रैक्शन ऑफ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन metal ion and water molecule या solvent molecule, metal ion and solvent molecule then these energy is called solvation energy. Then these energy is called solvation energy. Then these energy called solvation energy. Next mention किया, if solvent is water, if solvent is water,
if solvent is water, then release energy is known as, then release energy is known as, then release energy is known as hydration energy, then release energy is known as hydration energy, then release energy is known as hydration energy। तो इसकी डेफिनेशन और लिख लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी की। The amount of energy release, the amount of energy release, the amount of energy release, the amount of energy release when attraction between metal ion and water molecule, metal ion and water molecule, then these energy is known as hydration energy। then these energy known as hydration energy, हाइड्रेशन एनर्जी। और ये बना लेना एक बार फटाक से, या तो हो सकता है बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लीजिए। बना लिया होगा। नेक्स्ट देखो अब इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें क्या हैं। कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ आयन या साइज ऑफ कैटाइन पे डिपेंड करती है। आयन में भी क्या है, अपन जो बात करेंगे वो कैटाइन की बात करेंगे, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ कैटाइन के ऊपर। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो साइज ऑफ कैटाइन है वो जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि साइज ऑफ कैटाइन जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैटाइन का साइज बढ़ने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और इसका साइज कम होने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो तुम्हारे पास में जो स्मॉलर साइज होती है, स्मॉलर साइज के ऊपर जो चार्ज होता है वो मिनिमम डिस्टेंस में प्रेजेंट होता है या मिनिमम एरिया में प्रेजेंट होता है। तो पॉजिटिव जो चार्ज है मिनिमम एरिया में प्रेजेंट है, तो जब ये जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आगे बात समझ, तो लिखिए इसमें अच्छा हिंदी वालों को मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्या, याद नहीं आ रहा, नहीं लिखवाई तो एक बार लिख लेना, शायद नहीं लिखवाई है। लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखिए, कई बार भूल जाते हैं कि यार कौन सी मीडियम को लिखाई, समझाते समझाते। तो लिखिए आप लोग, धातु आयन, धातु आयन, धातु आयन व विलायक अणुओं के मध्य, धातु आयन व विलायक अणुओं के मध्य, धातु आयन व विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण से, धातु आयन व विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है, यह ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है, यह ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। यदि विलायक जल होता है, यदि विलायक जल होता है, यदि विलायक जल हो तो यह ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है, तो यह ऊर्जा
जल योजन ऊर्जा कहलाती है। तो यह ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। तो जल योजन ऊर्जा की डेफिनेशन लिख लो कि धातु आयन व जल के अणुओं के मध्य 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 आकर्षण से धातु आयन व जल के अणुओं के मध्य आकर्षण से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं, जिसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। आगे लिख, हिंदी मीडियम वाले कंटिन्यू करते चलो। जल योजन ऊर्जा धनायन के आकार पर निर्भर करती है। जल योजन ऊर्जा धनायन के आकार पर निर्भर करती है। जल योजन ऊर्जा धनायन के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए। धन आयन का आकार बढ़ने से जल योजन ऊर्जा का मान धन आयन का आकार बढ़ने से जल योजन ऊर्जा का मान घटता है। धन आयन का आकार बढ़ने से जल योजन ऊर्जा का मान घटता है। जल योजन ऊर्जा का मान घटता है। अर्थात जल योजन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जल योजन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना। साइज डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज। नेक्स्ट लिखना। साइज किसकी? कैटाइन की। तो ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए। साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज। That means hydration energy is inversely proportional to size. Inversely proportional to size. साइज। तो अभी हम किसकी बात करें? फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ए की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ए है क्या भाई? पूछ लेता है एग्जाम में इसका कई बार ऑर्डर। तो साइज इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है? आयनों में तो कन्वर्ट करो इनको। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है किसकी? Li प्लस की, फिर Na प्लस की, K प्लस की, Rb प्लस की, फिर Cgm प्लस की। यह हाइड्रेशन एनर्जी। फिर अपन बात करते हैं किसकी? सेकेंड ए की।
तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, Be प्लस 2 Mg प्लस 2 Ca प्लस 2 Sr प्लस 2 और Ba प्लस 2। ये होगा हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। एक बार बना लीजिए ऑर्डर। बनाइए इसको। ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास में एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है एल्कली अर्थ मेटल से। ये भी तो बोला जा सकता है ना, यस या नो। तो ये स्टेटमेंट भी लिखना। पहले तो इसको बना लीजिए एक बार। और मेंशन करना, बना लिया होगा, मेंशन करना हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर मैक्सिमम देन द एल्कली मेटल, आर मैक्सिमम देन द एल्कली मेटल, आर मैक्सिमम देन द एल्कली मेटल, because size of alkaline earth metal, size of alkaline earth metal, size of alkaline earth metal are minimum, size of alkaline earth metal are minimum than the alkali metal, than the alkali metal, than the alkali metal, than the alkali metal। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातुओं की जल योजन ऊर्जा, क्षारीय मृदा धातुओं की जल योजन ऊर्जा, क्षारीय मृदा धातुओं की जल योजन ऊर्जा क्षारीय धातुओं से अधिक होती है, क्षारीय धातुओं से अधिक होती है। क्षारीय धातुओं से अधिक होती है क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं का, क्षारीय मृदा धातुओं का आकार, क्षारीय मृदा धातुओं का आकार, क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षारीय धातुओं से कम होता है, क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षारीय धातुओं से कम होता है। ये लो, ये एक कंप्लीट कौन होगी तुम्हारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी, कंप्लीट हो गई है हाइड्रेशन एनर्जी। आगे बात समझ, चलिए चलिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी सॉल्वेशन एनर्जी की तरह ही। और क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। टॉपिक का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, संकुल यौगिकरण प्रवृत्ति। संकुल निर्माण प्रवृत्ति लिख लीजिए।
देखो सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स का मतलब संकुल, ये जो संकुल होता है ना, इसका फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। इसका फॉर्मेशन कैसे हो, इसकी कंडीशन होती है। एक तो इसकी कंडीशन होती है साइज से रिलेटेड, एक इसकी कंडीशन होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। यानी कि तुम्हारे पास में ये जो साइज है, इस साइज की क्या है, ये जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। और इन दोनों कंडीशन को देखा जाए तो तुम्हारे पास में जो फर्स्ट ए है एंड जो सेकंड ए है वो क्या नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, मतलब उनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो क्या होगी, लेसर होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ मेटल फिर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जो तुम्हारे पास में सेकंड ए है उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो किससे ज़्यादा होती है, फर्स्ट ए से। क्यों होती है, क्योंकि जो सेकंड ए है उनका आकार क्या है, छोटा होता है। अभी पहले ही बता दिया ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का कंडीशन क्या है, आप लोगों को आकार भी छोटा है और वहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है। लेकिन ये इतने बनाते नहीं हैं। जैसे तुम्हारे पास फर्स्ट ए में कौन बना सकता है, पोटेशियम बना लेता है या कभी कभी Na बना लेता है। लेकिन इधर जो है वो वहाँ पे मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम बनाता है आप लोगों को। अरे बात समझ, तो हम यही कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो हम इसकी कंडीशन देख लें कि संकुल निर्माण की कंडीशन क्या है, फिर इसके बिहाफ पे हम आंसर देंगे। तो लिखिए कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, संकुल निर्माण की शर्त, संकुल निर्माण की शर्त। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, मेटल आयन हैव, मेटल आयन हैव, मेटल आयन हैव मिनिमम साइज, मेटल आयन हैव मिनिमम साइज, मेटल आयन हैव मिनिमम साइज। सेकेंड लिखना, मेटल आयन, फर्स्ट तो लिख लिया मेटल आयन हैव, मेटल आयन हैव स्मॉल साइज। सेकेंड लिखना, मेटल आयन हैव, मेटल आयन हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट लिखिए, अबाउ ऑफ दीज कंडीशन, अबाउ ऑफ दीज कंडीशन, अबाउ ऑफ दीज कंडीशन alkali metal and alkaline earth metal does not form, alkali metal and alkaline earth metal does not form, does not form complex, does not form complex, does not form complex, but some alkali metal, but some alkali metal and alkaline earth metal, but some alkali metal and alkaline earth metal form complex, form complex, form complex। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, संकुल निर्माण की शर्त। सबसे पहले लिखिए, धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए, धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए। फर्स्ट लिख लिया, धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए। सेकंड मेंशन कीजिए, धातु आयन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, धातु आयन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, धातु आयन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। तो आगे क्या लिखोगे, इन शर्तों के आधार पर, इन शर्तों के आधार पर क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु,
इन शर्तों के आधार पर क्षार्य धातु व क्षार्य मृदा धातु संकुल का निर्माण नहीं करते हैं, संकुल का निर्माण नहीं करते हैं, संकुल का निर्माण नहीं करते हैं, परंतु कुछ क्षार्य व क्षार्य मृदा धातु, परंतु कुछ क्षार्य व क्षार्य मृदा धातु, परंतु कुछ क्षार्य व क्षार्य मृदा धातु संकुल का निर्माण करती हैं, संकुल का निर्माण करती हैं। क्षार्य व क्षार्य मृदा धातु संकुल का निर्माण करती हैं, संकुल का निर्माण करती हैं। आर्य बात समझ? अब देखते हैं कौन कौन से संकुल का फॉर्मेशन होगा, बात को समझना। देखिए कौन कौन से संकुल होंगे। सबसे पहले देखिए, अच्छा और लाइनें लिखिए, और 2-3 लाइनें लिखिए। हाँ लिखिए, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर मैक्सिमम, the complex formation tendency of alkaline earth metal are maximum than the alkali metal, than the alkali metal, than the alkali metal, because alkaline earth metal, alkaline earth metal, alkaline earth metal have minimum size, have minimum size and have minimum size and have minimum size and have minimum size and higher oxidation state, higher oxidation state, have minimum size and higher oxidation state, minimum size and higher oxidation state as compared to alkali metal, as compared to alkali metal, as compared to alkali metal, as compared to alkali metal. एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, क्षार्य मृदा धातु, क्षार्य मृदा धातु में संकुल निर्माण की प्रकृति, क्षार्य मृदा धातु में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, क्षार्य मृदा धातु में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्षार्य धातुओं से अधिक होती है, क्षार्य धातुओं से अधिक होती है। क्षार्य मृदा धातुओं में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्षार्य धातु से अधिक होती है, क्योंकि क्षार्य धातुओं का आकार, क्षार्य धातुओं का आकार व ऑक्सीकरण अवस्था व क्षार्य धातुओं का आकार, क्षार्य धातुओं का आकार कम होता है, क्षार्य धातुओं का आकार क्षार्य मृदा धातु से कम होता है, क्षार्य धातुओं का आकार क्षार्य मृदा
सॉरी, क्षारीय मृदा धातुओं का आकार, क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षारीय धातुओं से कम होता है। क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षारीय धातुओं से कम होता है तथा क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय धातुओं से अधिक होती है, क्षारीय धातुओं से अधिक होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का जो ऑर्डर होता है, बात को समझना। जैसे ये फर्स्ट ए है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑर्डर तो ऐसा होना चाहिए, ये है ना। पर इनमें बनाता भी कौन कौन है वो भी अपन देख लेंगे। ये सेकंड है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, क्योंकि इनकी साइज कम है ना, इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। ये बना लीजिए, फिर आगे देखो मेंशन करते हैं। ये बनाइए एक बार। देखिए आगे ये हो गया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कली मेटल। कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कली मेटल, ये भी मिटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कली मेटल, क्षारीय धातुओं के संकुल। कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कली मेटल, क्षारीय धातुओं के संकुल। कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कली मेटल, क्षारीय धातुओं के संकुल। तो देखना इसके बारे में क्या, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स हैं एल्कली मेटल के, जो कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर एक तो हम देखेंगे लिथियम के Li+ के, और एक किसके देखेंगे K+ के। जो हमारे पास में बने हुए हैं ना, हम उन्हीं की बात करेंगे। जो बने हुए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, लिथियम और K+ के लिए, ठीक है। किसका, लिथियम का और K+ का। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 अपन देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक है तुम्हारे पास में जो लिगेंड है वो कौन है, सैलिसाइल्डिहाइड। और इस सैलिसाइल्डिहाइड की रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ में, Li+ के साथ में। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स देखना क्या बनेगा, बात को समझना। ये जो सैलिसाइल्डिहाइड होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, ये है सैलिसाइल्डिहाइड। एक बार देख लेना, ये सैलिसाइल्डिहाइड है आपके पास में, ये से ना। तो जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से मैं क्या हटा देता हूँ, ये ऑक्सीजन से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया। ये जो CHO है इसको मैं कैसे मेंशन कर लूँ, ऐसे मेंशन कर लूँ। तो देखिए जब तुम्हारे पास में फॉर्मेशन होगा इसका, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा तुम्हें, वो देखो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर कौन है, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हो आप, लिथियम के साथ में। तो देखिए ये तो क्या करेगा भाई,
ये बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव वाली तो कौन। अब ये ऑक्सीजन क्या है, ये जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से कौन सा बॉन्ड बनाएगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये लो भैया ये एक कॉम्प्लेक्स, तो ये बना लीजिए। लिथियम का किसके साथ में, सैलिसाइल्डिहाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स। समझा दिया है आप लोगों को कंप्लीट। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड लिगेंड देखिए, एसिटाइल एसीटोन। देखिए क्या होता है एसिटाइल, ये तुम्हारे पास में लिगेंड है एसिटाइल एसीटोन, और इस लिगेंड की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, K+ के साथ में, तुम्हारे पास में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो एसिटाइल एसीटोन है ना, उसकी क्या आनी चाहिए, आप लोगों को उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए एसिटाइल एसीटोन की। और देखिए एसिटाइल एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये है एसिटाइल एसीटोन। यहाँ से भी मैं क्या है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो ये लीजिए। तो एक्चुअल में अब इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम यहाँ से ये, तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैं सेम इसको ऐसे कैसे, इसमें कॉम्प्लेक्स में इस लिगेंड को ऐसे ऐसे मेंशन कर देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में आप फिर कंफ्यूज मत होना, ये O-, कई बार ये कॉम्प्लेक्स बनते नहीं हैं, इनकी स्ट्रक्चर ही देखिए हम बना कैसे रहे हैं। और इसका अपोजिट इधर बना दीजिए ये। अब आपको एक बात समझ नहीं होगी, ये तो बॉन्ड बनाएंगे ही नेगेटिव यहाँ पर। अच्छा कौन बनाएगा यहाँ, ये लिथियम बना लिया। अब K+, इसकी बारी है। ये लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा। फिर नेक्स्ट मेंशन कीजिए, ये तो सबका बनी ही होगा। अब मेंशन कीजिए क्राउन ईथर, बहुत बार पूछता है इस क्राउन ईथर को। क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, इस क्राउन ईथर से भी क्या है ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है ना। क्राउन ईथर, और देखना इसमें क्या होता है, क्राउन ईथर जो होता है, एक तो होता है क्राउन 4। सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर देखिए, क्राउन 4, और एक होता है तुम्हारे पास में क्राउन 6। ये जो क्राउन 4 है वो देखिए क्या है, देख लेना मैं बना कैसे रहा हूं। ये तो कौन है, क्राउन 4। बना लीजिए एक बार ये क्राउन 4। जब भी ये बनेगा क्राउन 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस क्राउन में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ये किसका, क्राउन 4। क्राउन जो 6 होता है वो क्या है,
ये है क्राउन 6। तो एक बार इनको तो बना तो लीजिए भैया, ये क्राउन 4 है, फिर क्राउन 6 है। अब आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा वो इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्राउन 4 क्राउन 6 बना लीजिए एक बार इसको। बना लिया होगा समझ। देखिए इनका फॉर्मेशन कैसे होता होगा, क्राउन 4 बन कैसे रहा होगा, इधर देखिए। वैसे तो मुझे तो कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, बना दूंगा मैं डायरेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कैसे बनते होंगे क्राउन 4, इसके अंदर देखिए। क्राउन 4 जो बनता होगा सबसे पहले, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इधर भी एक और इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया हमने, और यहाँ पर ले लिया हमने क्या भाई, Cl, और ये क्या Cl, Cl, और ये क्या ले लिया Cl। यहाँ से क्या निकल जाए, HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, यही तो है क्राउन। यही तो क्राउन 4 है। बना लीजिए एक बार इसको। बना लीजिए, ये कौन बन गया तुम्हारे पास में, क्राउन 4। फिर बात करते हैं अपन क्राउन 6 की। फिर किसकी बात करते हैं, क्राउन 6 की। क्राउन 4 बन गया, क्राउन 6 देखिए। एक सेकेंड, इसको क्राउन 6 को देखना पड़ेगा एक बार। क्राउन 4 बना लीजिए, क्राउन 6 को देखना पड़ेगा एक बार। एक सेकेंड, क्राउन 6 की बात कर रहा है ना ये, एक बार 1 2 हम्म